आज और कल लगभग 1-2 दिन और चलेगा आपका त्रिभुज, फिर बहुभुज में हम लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे समरूप त्रिभुज बोला, होमवर्क था ये, मिला था क्या 1-2 क्वेश्चन। समरूप बोलती है आपको दो चीज याद आना चाहिए। समरूप मतलब तीनों कोण समान होते हैं और उनकी भुजाएं का अनुपात क्या होता है, समान। जब भी ऐसा कुछ आता है सर्वांग समाया, सर्वांग मतलब सभी अंग समान, ये माइंड में खटखट खटखट क्या होना चाहिए, चालू हो जाना चाहिए। समरूप मतलब कोण समान होंगे, भुजाएं का अनुपात समान होगा, और आगे क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के अनुपात में, और परिमाप क्या होता है उसके भुजाओं के अनुपात में। यही तो था, ये 4 नियम में पूरा समरूपता खत्म हो जाती है। और माइंड में खट से घूमना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों का क्या दे दिया, परिमाप, अर्थात भुजाओं का अनुपात भी हमको दिख गया। यही परिमाप का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात होगा। अरे यही तो था, उनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का क्या दिया है, वियोग दिया है। अर्थात अगर मुझे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना पड़े तो मैं इससे निकाल सकता हूं क्या, क्षेत्रफल का अनुपात परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे पढ़े थे। तो मुझे यहां से क्षेत्रफल मिल जाएगा और वही क्षेत्रफल का क्या दिया है मुझको, योग दिया है। तो मैं यहां से उसका क्षेत्रफल निकालूंगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच में क्या निकालना है मुझको, अंतर का 1/3 गुना निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मेरा टारगेट क्या है, ये पहले देखोगे क्वेश्चन में, क्षेत्रफल और क्या दिया है, परिमाप। तो तुरंत क्या लिखूंगा मैं, क्षेत्रफल और परिमाप में रिलेशन क्या होता है। कोई भी एक त्रिभुज है, अगर उसका क्षेत्रफल ऐसा है बटा त्रिभुज फर्स्ट त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, तो अगर मैं इसका लिखूं तो ये क्या होता है, परिमाप, इसका जो भी परिमाप होगा, इसका जो भी परिमाप होगा, इसके परिमाप के क्या होगा, ये वर्ग होगा, होगा, रख दो यार। तो क्षेत्रफल क्या आ रहा है देखो, 4:7, 4:7 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो 4×4 16 और 7×7 49। ये त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल का क्या है, अनुपात। क्या ये अनुपात है, अर्थात ये कटाने के बाद मिला होगा सरलतम रूप, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कटा है, दोनों में गुणा रहा होगा, कट गया है। लेकिन 16x 16 नहीं था इसका, ना तो इसका 49 था, ये अनुपात था। तो एक्चुअल वैल्यू क्या रहा होगा, 16x और एक्चुअल वैल्यू 49x। बड़ा त्रिभुज ये है, ये छोटा त्रिभुज है, दिख रहा है। अब यहां मिल गया हमको क्षेत्रफल 16x, यहां मिल गया 49x, इनका क्या पता है आपको, योग पता है। तो ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और x का मान मिल जाएगा, क्या कटा है वो मिल गया, वापस करोगे तो आपको एक्चुअल क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वही एक्चुअल क्षेत्रफल का क्या पूछा है, अंतर का 1/3। ये आपको खाखा दिख गया, एकदम सरल था। तो हमको देखना था 49x, क्षेत्रफल का योग दिया है 16x, जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 195 के। जोड़ो कितना आएगा, 65x आएगा। जोड़ते कैसे, 49 में 1 जोड़ा तो 50 हुआ, 50 में 15 जोड़ा तो 65, 195। एक तो डायरेक्ट 65 से काट सकते हो, और जिसको 65 नहीं दिख रहा है वो क्या करेगा, जिससे कटता उससे काटो, 5 से काट दो, 5 13 में और 5 तिया 15, कितना बचा, 5 तिया 15 4 19, 5 निया 13 एकम 13 तिया, ये आ गया एक्स का मान, ये आ गया आपका एक्स का मान। एक्स का मान कितना आया, 39। क्या पूछा है आपको, जो इसका अंतर है, इसका क्या निकालना है मुझको, अंतर। लेकिन इस अंतर का क्या करना है, 1/3 चाहिए, तो अंतर निकालो इसका। 49x में क्या होगा, 16x, यही अंतर होगा। पहले ही मार रखोगे तो क्या होगा, 3 का गुणा कर रहे हो, फिर 49 का गुणा लास्ट में करो, लास्ट में आ रहा है समझ में। इसका क्या चाहिए आपको, 1/3, 49 में 16 घटाओ 33x, फिर 33x का क्या निकालो, 1/3, 3 11x चाहिए, तब जाके आप क्या करो, 3 का गुणा, तो आ गया आपका आंसर 33। समझ आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप गए कि समरूप देखते ही हमको क्षेत्रफल और परिमाप का क्या दिख गया, रिलेशन। इस रिलेशन से हम कहां तक पहुंचे, क्षेत्रफल तक, और क्षेत्रफल का क्या दिया था, योग। तो यहां से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि अनुपात है तो कुछ तो कटा है, तो कटा है माना x, x क्या कटा था, दोनों से 3 कटा था, अर्थात पहला का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, 48, दूसरा का क्षेत्रफल था 3 27, 3 चौक 12 2 14, 147। तो पहले का क्षेत्रफल था 48, दूसरे का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों में से क्या काटा था आपने, 3 से काटा था, तब 16 अनुपात क्या मिला था, 49। वही 3 को पता करना था, इसलिए हमने क्या माना था, x। ये आपको पता है क्यों मानते हैं, ठीक। चलो बनाओ इसको, कि मिला था, होमवर्क मिला था, बना चुके हो, क्या आया है, बना चुके हो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ट्राई किए हो, अरे मिला था कि नहीं, ले बनाओ, चलो 1 मिनट है, बनेगा, सरल है।
पहले तो ये देखते ही भुजा का अनुपात, ये देखते ही कौन सा समीकरण है, कौन सा ये त्रिभुज बन जाता है, तो वो दिमाग से चमको, चमको उसको, चमकाओ। जब भी ऐसा अनुपात दिखे जो ट्रिपलेट है, तुरंत खटाक से क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज। अब उसमें सबसे छोटी भुजा क्या दिया है, 15, अर्थात इसका मान दिया है 3x का मान दिया है, और 3x का मान 15 दिया है, तो x का मान मिल गया 5, अर्थात इसमें 5 का गुणा हुआ, देखो 3 पंचे 15, तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, तीसरा भुजा 5 पंचे 25। देखो पहला भुजा में 5 का गुणा, तो हर भुजा में क्या करोगे आप, 5 5 का गुणा, क्योंकि भुजा क्या होता है, ये एक्चुअल भुजा 3x 4x 5x है। तो पहले वाले का तो भुजा मिल गया, अब आपको क्या बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है। तो एबीसी का तो मिल गया, डीईएफ बना लो। समरूप त्रिभुज मतलब क्या होगा, कोण तो समान होगा, भुजा क्या होगा, उसी अनुपात में होगा, अर्थात 3 4 5 ही बनेगा सेकंड वाला, 3x 4x 5x ही बनेगा सेकंड वाला। और डीईएफ, अगर डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का आधा है, तो डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या है, एबीसी का आधा है बोल रहा है, तो ये बन गया आपका पहला त्रिभुज, और ये बन गया आपका दूसरा त्रिभुज। आधा है बोला तो मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, ठीक, जिससे नहीं बन रहा है देखिए, बन रहा है, बनाइए ए बी सी। और ये जो छोटा समरूप है, इसका समरूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ही रूप वाला दिख रहा है। रूप का मतलब क्या होता है, यदि ये 90 कोण है तो ये भी क्या होगा 90, ये भी समान होगा और ये भी समान होगा। भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में। तो शुरू वाले का दिया है आपको, एबीसी का भुजाएं कितने हैं, 3 4 5 अनुपात में, अर्थात पहली भुजा कितना है 3x, दूसरी भुजा 4x, और तीसरी भुजा क्या है 5x। अरे आता है। अब यहां से देखोगे ना, तो 3x का मान ही कितना दिया है, छोटा वाले का 15, छोटा वाला दिया इसलिए 15, बड़ा बोलता तो मैं 5x के बराबर करता। अब देखोगे तो यहां से x का मान कितना आ रहा है 5, तो ये 15 है अगर, तो इसमें कितने का गुणा है, 5 का गुणा है, तो 3 पंचे 15 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 का मान रखोगे 5 मतलब 20 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 25, अर्थात हमको मिल चुका है पहले त्रिभुज की भुजाएं 15 20 25 मिल गया। चूंकि ये त्रिभुज का ये समरूप है, अर्थात इसी अनुपात में ये वाला भी रहेगा, इसी अनुपात में ये वाला भी रहेगा, अर्थात यहां अगर 3a है तो ये होगा 4b, अरे सॉरी 4a, और ये होगा 5a। सेम अनुपात में क्या होगा, ये त्रिभुज होगा, समझ में आ रहा है। यदि ये 3x है तो ये भी 3a रहेगा, 4x है तो ये 4a रहेगा, 5x है 5a, इसके लिए a का मान अलग आएगा क्योंकि छोटा है। इतना आता है क्या समझ में, समरूपता का नाम समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो 3 4 5 है तो ये भी उसी अनुपात में रहेगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू इधर क्या होगा, या ऐसे लिख सकते हो, ये भुजा कौन सा है, ए बी अनुपात बी सी अनुपात क्या हो जाएगा सी ए। इसको ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है, डीई संगत भुजा, ए बी का संगत भुजा क्या है, ए बी का संगत भुजा है डीई, बी सी का संगत भुजा है ई एफ, और ए सी का संगत भुजा है डी एफ। ये हमेशा समान होगा, समझ आ रहा है। अगर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आ रहा है तो यहाँ भी 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ही आएगा। यहाँ अगर 100 काटे हो तो यहाँ कुछ अलग कटेगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल मान अलग होगा। यहाँ 15 20 25 है तो इससे आधा है, मतलब इसकी भुजाएं भी आधा होगी, छोटी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, इसलिए यहाँ ए अलग लिया, बाकी अनुपात सेम है, 3x 4x 5x, तो 3 4 5, तो ये भी 3 4 5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, देखो तो। क्यों सही लिखा हूं, क्योंकि यहाँ से 100 कट जाएगा और यहाँ से पूरा a कट जाएगा, तो ये 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये भी 3 अनुपात 4 अनुपात 5। इसका अर्थ आपको समझ के रखना है, यह समझाने के लिए लिखा हूं। जब भी समरूप होता है तो उसके भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में। यहां तक पहुंच गए, पूछा क्या है सर, डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल से आधा है, तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, डीईएफ का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, जो कि क्या है एबीसी के क्षेत्रफल का मतलब होता है गुणा, कई बार सिखाया हूं। तो डीएफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2, तो का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2, जो शब्द में लिखा था उसको यहाँ लिख दिया। रखो यार, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलो डीएफ में लिखो इसको, 1/2 आधार क्या है इसका, आधार क्या है 4a, ऊंचाई कितना है 3a, अरे यही तो होगा। एबीसी का क्षेत्रफल निकालो 1/2, आधार कितना है इसका 20, ऊंचाई कितना है 15, 1/2 बनेगा।
जो कट रहा है उसको उड़ाइए। क्या कटेगा? 2 और 2 दूने 4, इधर से 2 दूने 4, 4 होगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहां से देखो क्या बच रहा है, 2 तिया 6 स्क्वायर, क्या बच रहा है? 2 तिया 6 ए स्क्वायर। इधर क्या बच रहा है? 15 पंचे 75, 75 ही तो बचेगा। ए का मान निकलेगा, देखो ए का मान किससे निकलेगा? ए स्क्वायर है 75 बटा क्या हो जाएगा? 6। कुछ कट रहा है क्या? 3 से कटेगा, 25 बटा क्या हो जाएगा? होगा ऐसे, 3 दूने 6 और 3 25 में 25 तिया 75 होता है। अब ए उधर जाएगा तो क्या होगा? 5 बटे वर्गमूल 2। अरे होगा, ए बराबर क्या हो गया? वर्गमूल 25 बटा 2। तो यहां से 25 से क्या निकलेगा? 5, और नीचे में क्या है? वर्गमूल 2। भुजा तो मिल गया हमको। इसमें अगर मैं ए का मान रखूं तो सभी भुजा मिल जाएगा, मिलेगा। तो डी एफ की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 5 पे है, 5 पे रख दो यार। 5 गुणा क्या हो जाएगा? 5 बटे वर्गमूल 2, कितना आ गया? 5 पंचे 25 बटे वर्गमूल 2। ऑप्शन क्या आएगा? बी। अगर देखा जाए तो मैंने बस क्वेश्चन के हिसाब से चला है, मैंने खुद का दिमाग नहीं लगाया। खुद का दिमाग कब लगा? बस कि यहां जैसी बोला समरूप है, यहां क्या बोला? समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो एक ही चीज मुझे खटकना चाहिए, कोण समान होगा और उसकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। क्लियर है? अगर भुजा 3 5 4 5 है तो ये भी 3 4 5 के अनुपात में होगा। कुछ तो कटा होगा, इसलिए इसकी भुजा 3 है, 4 है और 5 पे आ गया। आगे समझ में? उसके बाद जो रिलेशन दिया है उसको हमको लेके चलना है और यही को सॉल्व करना है। कुछ ना कुछ वो समीकरण देगा, उस समीकरण को ही सॉल्व करना होता है। प्रश्न सॉल्व हो गया। यहां समीकरण क्या दिया था? डी एफ का क्षेत्रफल बराबर एबीसी का क्षेत्रफल आधा। ये जो समीकरण है इसी को सॉल्व किया हूं मैं। आ रहा समझ में? समीकरण को लिखना है, सॉल्व करना है, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ रहा समझ में? चलिए बनाइए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। वो समीकरण को आप खोजना है, क्या कर सकते हो सोचो। यहां देखो समरूप फिर बोल दिया, एक्स वाई जेड का परिमाप और पी क्यू आर जेड का क्या बोला? परिमाप का अनुपात मिल गया। और क्या मिल गया? पी क्यू। ये तो सरल है कि जब समरूप होते हैं तो उसका परिमाप का अनुपात क्या होता है? उसके भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर। ये तो एकदम सरल है यार। जैसे समरूप दिखा आपको तुरंत लिख देना है परिमाप का अनुपात। जल्दी लिखिए, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर दोनों अगर क्या है? समरूप है, तो इसके जो परिमाप आएगा, एक्स वाई जेड का परिमाप, पी क्यू आर का परिमाप, इसके जो संगत भुजा है, संगत भुजा है, संगत भुजा है, उसका वर्ग होता है कि खाली अनुपात होता है? परिमाप में वर्ग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्षेत्रफल रहता तो क्या होता? वर्ग होता। बस इतना ही करना था। किसका मान पूछा है? एक्स वाई का। तो आप कौन सा भुजा लोगे? एक्स वाई वाला भुजा, जिसका मान पूछा है उसी भुजा को आपको लेना है। ठीक है, कितना आया? सी ऑप्शन। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले परिमाप लिखा, एक्स वाई जेड का परिमाप क्या है? 16:9। तो इसका 16 और इसका 9 दिया, तो मैंने यहां मान रख दिया 16:9। अच्छा, संगत भुजा लेना है। अब संगत भुजा क्या निकालना है? वो देखो एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई जेड के साइड में क्या लिखोगे? एक्स वाई। अर्थात एक्स वाई जेड का क्या निकालना है? एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई जेड का कौन सा निकालना है? एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई का संगत भुजा क्या है? नीचे में एक्स वाई का संगत भुजा पी क्यू है, तो यहाँ नीचे में क्या लिखोगे? उसका संगत भुजा। अब क्या बोला? पी क्यू का मान दे दो, ये दे रख दो यहाँ। पी क्यू का मान रखोगे तो 16/9 एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा? 3.6। भेजो इधर, 16 गुणा 36/10 लिख सकता हूँ। और ये पहले से 9 इधर था, क्योंकि दशमलव हटाओगे क्या आएगा? दशमलव जगह 1, उसके बाद एक अंक है तो 1 0। ये हो गया एक्स वाई। चलो हल करो इसको। 9 एकम 9 चौक 36। ठीक है, 16 चौक 64, 64 बटा क्या है? 10। फिर से दशमलव लगा सकते हो, नहीं दशमलव वाला नहीं है, सही वाला है, सही वाला निकालना है। तो इसको पहले काट दो, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा। अब इधर कितना बच जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूने 4। अब 5 से काटो इसको, 5 छक्के 30, पूरा पूरा गया 6 बार। और कितना बचा इसमें? 2। तो 2 शेषफल है, नीचे में क्या है? 5। एक इसका मान है एक्स वाई का, तो 6 सही 2/5। सरल है। अब ऐसे क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए। जब भी परिमाप और भुजा दे तो परिमाप क्या होता है? भुजा के अनुपात में। और अगर क्षेत्रफल देता तो यही हम क्या करते? वर्ग करके सॉल्व करते। ठीक।
इतना सारा क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं मैं, भले 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे यार, लेकिन ये 2 दिन वापस नहीं आएगा ना, छोड़ देंगे तो। उससे अच्छा पढ़ो, लंबा चलेगा, चलने दो। त्रिभुज एबीसी ईडीएफ समरूप है, इनडायरेक्टली बता दिया है यहाँ चिन्ह से। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। अब जो निकालना है उसके हिसाब से देखो, एक तरफ डीएफ रखो, नीचे में क्या रखो, डीएफ, नीचे में डीएफ रखो, तो डीएफ के ऊपर में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और बीसी का मान रखो, बाकी भुजाओं की जरूरत ही नहीं है, ऐसे दिया है उसको। तो हमको क्षेत्रफल मिला था, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ईडीएफ का क्षेत्रफल बराबर। अब मुझको किसका मान चाहिए वो देखना पड़ेगा, किसका मान चाहिए, डीएफ का। तो मैं डीएफ को लेके चलूंगा। डीएफ कहाँ लिखूंगा, एबीसी में कि नीचे में, नीचे में, तो यहाँ लिख दिया डीएफ। तो डीएफ का संगत भुजा ऊपर में आएगा, तो डीएफ का संगत भुजा है बीसी, तो ऊपर में लिख दिया बीसी, और इसका क्या रखना पड़ेगा मुझको, वर्ग, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, परिमाप होता तो वर्ग नहीं होता। ठीक, रख दो यार मान। इसका मान कितना दिया है, 1:4, ये वर्ग है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल। बीसी का मान कितना है, 8, डीएफ का निकालना है, तो ये बनेगा वर्गमूल 1 का मान 1, वर्गमूल 4 का मान 2, 8 बटा क्या हो गया, डीएफ। ठीक है, डीएफ इधर आएगा और 2 उधर जाएगा, कितना आ गया, 16। अति सरल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं, बनना चाहिए। ले भैया बनाओ जल्दी। दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड एलएमएन का परिमाप, परिमाप दे दिया और भुजा पूछ लिया, खटाक से बनाइए। तो परिमाप दिया है तो सीधा लिखेंगे परिमाप क्या होता है, 48/32। अब ध्यान रखना है उसमें नीचे में क्या दिया है, एक्स वाई, तो ऊपर वाला क्या है, एक्स वाई जेड है, ऊपर वाला एक्स वाई जेड है, और नीचे वाला क्या है, एल एम एन। तो आप ऊपर में मान रखोगे, पूछा क्या है हमको, एक्स वाई, तो एक्स वाई का संगत भुजा क्या हो जाएगा, एल एम। चूंकि ये परिमाप है इसलिए वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 48 के सामने होगा एक्स वाई, और ये 32 है एल एम एन का, तो इसका जो है किसका, एल एम का मान है 12, 12 इधर आएगा, तो 48 गुना 12 बटा क्या होगा, 32। ये आपका होगा एक्स वाई का मान। काट दो यार, 4 अट्ठे 32, 16 से काट दो, ओके, 16 दूने 32, 16 तिया 48, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना आ गया, ये आ गया आपका 18। सरल है। ले भैया आरु सरल क्वेश्चन। भुजा का अनुपात दिया है बीसी बटा ई एफ, मतलब संगत भुजा का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का पूछा है, देख के बताओ इसी क्या आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब 1 एकम 1, 4 चौक 16, 1 बटा क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ डी एफ ऊपर में है इसलिए 16 आएगा। क्लियर है, जो सरल क्वेश्चन है वहां क्या कर देगा, ये सत्यानाश कर देगा, इसलिए आप एक बार लिख लो, वही बढ़िया है। क्षेत्रफल क्या है, डी एफ बटा क्या होगा, क्षेत्रफल ए बी सी का। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो मुझे ऊपर वाला नीचे में, ठीक है, तो क्या दिया है, बीसी बटा ई एफ, तो ऊपर में क्या होगा, ई एफ होगा, और नीचे में क्या होगा, बीसी, बीसी नीचे में, ई एफ ऊपर में। इसका क्या करना था, मुझको वर्ग करना था, तब ये मिलता। अब ई एफ बटा बीसी क्या होगा, बीसी बटा ई एफ क्या है, 1/4, उल्टा करो, ई एफ बटा बीसी क्या होगा, 4/1, 4/1 का क्या होगा, स्क्वायर, अर्थात ये हो गया 4 चौक 16, 1 एकम 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, 16:1 बनेगा। तो जल्दबाजी नहीं करने का, 16 आएगा तब, नहीं तो 1/16 तो रहेगा ही, क्योंकि उसको पता है कहाँ फंसाना है। सरल क्वेश्चन देके फंसाया जा रहा है, मतलब आप शांति से काम नहीं ले रहे हो, शांति से काम लो। आया समझ में, सर कौन है तो शांति बतावे तब तो ले वो कर से काम। जल्दी बनाइए, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। जब ऐसे लिखा रहता है ए आर, ए आर का अर्थ होता है एरिया, ए आर का अर्थ है एरिया, तो क्षेत्रफल दिया है और क्या पूछा है आपको, भुजा, एकदम सरल है। एरिया, अब हर बार जब भी समरूपता, जब आप फार्मूला लिखोगे ना, ये ध्यान में रखना, फार्मूला यहां से पुट करोगे, कहां से पुट करोगे, यहां से। अब देखो फार्मूला यहां से एबीसी और डी ई डी एफ है, समरूपता ये है, लेकिन घुमाया कहाँ है, एबीसी, और यहाँ चुपके से डी ई एफ लिखा है, चुपके से क्या लिखा है, डी ई एफ। अब आप डी एफ लोगे, क्षेत्रफल क्या लिखोगे, ए बी सी, और क्षेत्रफल क्या लिख दिया, डी ई एफ। फार्मूला लिखते वक्त ऐसे लिखोगे, अरे लिखोगे क्या,
तो क्षेत्रफल क्या लिखोगे, क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्र लिखोगे बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्या लिखोगे, क्षेत्रफल लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब उसके बाद देखोगे डी एफ निकालना है तो क्या करोगे आप, डी एफ लिखोगे नीचे में, यही तो प्रोसेस है। अब डी और एफ लास्ट लास्ट है तो ए और क्या आएगा, सी संगत भुज आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे। अब खोजोगे इसमें डी एफ, अब इसका मान कितना दिया है, एबीसी बटा डी एफ, एबीसी बटा डी एफ क्या दिया है 1/4, और ये होता है आपका वर्ग, वर्ग इधर आएगा वर्गमूल बनेगा। एसी का मान देखोगे और खटाक से रखोगे आप, एसी का मान क्या रखोगे 9 और नीचे में रखोगे डी एफ, तो यहाँ 1 बटा क्या आएगा 2 और 9 बटा क्या आएगा डी एफ, तो आपका डी एफ क्या आएगा, डी एफ इधर और ये 9 दूने 18 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ऑप्शन में वो रहेगा जो कि गलत है। ऑप्शन में 100% रहेगा क्योंकि वो फंसा ही रहा है आपको। क्या फंसा रहा है कि ये बोला ही नहीं था एबीसी और डीएफ समरूप है, एबीसी समरूप है ही नहीं, एबीसी डीएफ के समरूप नहीं है। यहां से आप फार्मूला लिखोगे, फार्मूला कहां से लिखना है, फार्मूला लिखना है जहां क्या दिया है आपको, समरूपता दिया है, तो फार्मूला ऐसे लिखना है, क्या लिखना है सर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या लिया है ईडीएफ का क्षेत्रफल बटा। अब एक्चुअल में देखो निकालना क्या है, एबीसी का निकालना है कि डीएफ का निकालना है, तो डीएफ निकालना है, तो डीएफ यहां लिखा। अब देखो डीएफ, डीएफ ये बन गया है तो डीएफ का संगत भुज आ गया बीसी, आ गया समझ में, जो कि वहां डीएफ का ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही हो जाएगा फिर, आ रहा समझ में, ध्यान रख के बनाएंगे। तो यहां से अब इसका वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे वर्ग, इसका मान दिया 1/4, इसका होगा वर्गमूल, वर्ग इधर आके वर्गमूल बन जाएगा। बीसी का मान खोजो अब 8, 8 बटा क्या हो जाएगा डीएफ, ये 1/2 होता है, 8 बटा डीएफ, डीएफ इधर जाएगा तो डीएफ एकम डीएफ और 8 दूने 16, 16 इसका राइट आंसर। समझ आ गया, दोनों ऑप्शन रहेगा, तो थोड़ा से इत्मीनान से यहां से ही पकड़ना, जहां समरूप बोला है ना वहीं से आप लिखोगे और वहीं से आप संगत भुजा निकालोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। संगत भुजा निकाला तो हो गया काम, पटवारी, ठीक है, पटवारी बन जाओगे, नहीं तो गलत खेत को नाप दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्लियर है, सही खेत को नापना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, देखो कितना घुमाया है, एबीसी तो ठीक रखता है, सेकंड वाले को घुमाता है वो, आर क्यू पी लिखा उधर चुपचाप जाके पी क्यू आर कर दिया, तो हमको इसके हिसाब से चलना है। अब आपका सिस्टम अलग होने वाला है नोट्स का, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेगा अब आपको। गणित का एक ग्रुप में पूरा गणित का ही नोट्स रहेगा, एक ग्रुप में पूरा संविधान का नोट्स रहेगा, ऐसे पूरा ग्रुप बनेगा ताकि आपको खोजना ना पड़े। अगर संविधान खोजना है नोट्स तो पूरा संविधान का नोट्स एक जगह, क्योंकि अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर टेलीग्राम में उसका मैं समझाऊंगा कैसे फोल्डर बनाना है, और फालतू व्यक्तियों को सब निकालेंगे हम, जो पढ़ने वाला है वही रहेगा उसमें। लिंक शेयर नहीं करूंगा, अब मेरे थ्रू जुड़ेंगे जो भी जुड़ेंगे, भीड़ को भगाना है यहाँ से। त्रिभुज एबीसी बन गया, सरल है। क्या निकालना था, एरिया दिया है, एरिया और किस में कनेक्ट करना था, भुजा में, तो हमको पता है सर एरिया और भुजा में कैसे कनेक्ट करते हैं। त्रिभुज एबीसी, फार्मूला कहां से लिखना है, यहाँ से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज आर क्यू पी का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बटा क्या निकालना है, एबीसी वाला कि आर क्यू पी वाला, पी क्यू निकालना है। पी क्यू को नीचे में लिखूंगा, देखो पी क्यू कहाँ है, लास्ट में, अर्थात क्या आएगा बीसी, इसका क्या आएगा वर्ग। चलो क्या दिया है, इसका मान दिया है क्या 9/4, 9/4 दिया है, मतलब इसका हो जाएगा वर्गमूल, और क्या हो जाएगा पी क्यू तो पूछा है, बीसी कितना है, बीसी 6, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो गया 6/PQ, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, ऊपर ऊपर का काट सकते हो क्योंकि 3 नीचे में आके उसको काटेगा, तो 3 एकम 3 दूने 6, 2 दूने 4, तो PQ इधर आया और 2 दूने 4, ये आपका आंसर आया। सबसे सरल है, जल्दी बनाइए। त्रिभुज एबीसी में कोण का मान दे दिया है,
पी क्यू आर एबीसी के समरूप है। समरूप बोलते ही खटाक से क्या हो जाता है, सभी कोण समान हो जाते हैं। खटाक से क्या हो जाएगा, सभी कोण समान। कि दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब कोण उसके समान है। समरूप का अर्थ कोण समान है, तो ए बी सी, ठीक है। इसका समरूप कौन है, पी क्यू आर। तो जो मान दिया है उसका रखते जाइए। कोण 85 है, तो कोण 85 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 85। 85 85 सेम कोण। कोण सी 58 है, कोण सी क्या है 58, तो ये भी क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। क्या पूछा है, कोण क्यू, एकदम सरल था। ये मान निकालना है तो क्या होगा, 180 में क्या घटा दो, 180 में 85 और 58 घटा दो, तो 8 5 13 और 8 5 13 और 1 14, कितना आ गया, ठीक है। तो 43 में क्या जोड़ेंगे 7, तो 50 30 80, मतलब 7 और 30 37 बनेगा। किसी को डाउट, बनेगा। सरल है सरल है सरल है, ये मजा आएगा। अच्छा से सोच के बताइए। ऊपर में क्या बोल रहा है, अब नियम आ गया सर्वांग समता, तो और साजगारी दी। सर्वांग समता कितना नियम थे, 5। सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए पहले, उसका आंसर बाद में बताना, इधर पहले सोचो। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान। सभी अंग मतलब क्या होते हैं, कितने अंग, 3 कोण और 3 भुजा। अर्थात कोई भी 2 त्रिभुज में अगर 3 कोण समान है, 3 कोण क्या है समान, कैसा वाला, संगत, क्लियर है। और संगत 3 भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर 2 त्रिभुज में तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं बराबर, तो वही क्या होता है सर्वांग सम। अब इसमें हमने 5 नियम पढ़ा था। पहले तो सास सास करके पीछे घूमे, अर्थात तीनों भुजा बराबर, तो वो क्या होगा सर्वांग सम। तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण ऑलरेडी बराबर हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए से इस करत करत का घूमे, सास के पीछे पीछे घूमे, मतलब एक ऐसा था भुजा एंगल भुजा, ऐसा कुछ दिख गया। मतलब 2 त्रिभुज में अगर ये समान है कि भुजा भुजा एंगल एंगल भुजा भुजा समान है, तो यहाँ जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा सर्वांग सम। अगर ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा समान है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये आपस में क्या है बराबर संगत, मतलब ये क्या बनेगा सर्वांग सम त्रिभुज। पढ़े थे। तो सास सास करते करते आस हो जाते, सास ला, एक तो का हो जाही आशा हो जाही, एक तो का हो जाही आस हो जाही, ठीक है। आस और ये आशा, हाँ इधर तो आस रहेगा। तो यहां से आपका बन जाएगा कि एंगल, एंगल मतलब कोई भी 2 एंगल लेना पड़ेगा, ये एक एंगल ये एक एंगल समान, ये भुजा बीच वाला क्या होगा भुजा, तो ये भुजा बराबर और ये एंगल बराबर, मतलब ये दोनों त्रिभुज बनेगा, वो क्या बनेगा सर्वांग सम। तो भुजा 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 सॉरी एंगल एंगल भुजा भुजा एंगल एंगल, ऐसे। तो एंगल भुजा एंगल भुजा एंगल, ऐसा कोई भी दिखता है 2 त्रिभुज में, एंगल भुजा एंगल समान, मतलब वो क्या होगा सर्वांग सम होगा। आज क्या था, 2 एंगल समान हो, कोई भी 2 एंगल, ये एंगल और ये एंगल समान हो, और कोई तीसरी भुजा समान हो जाए, तो 100% ये क्या होगा सर्वांग सम होगा। तो ये तीसरा भुजा कहीं भी हो सकता है एंगल के बाहर, क्लियर, उनके बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये आस भी काम करेगा सर्वांग सम में। और लास्ट में क्या था, राइट हैंड साइड, तो सास ला साइड सास सास करबे, तो सास ला आशा और आस हो जाते कि तेमो राइट हैंड साइड बनबे। अर्थात कोई भी समकोण त्रिभुज में, अर्थात एक क्या हो समकोण त्रिभुज हो, एक क्या हो समकोण त्रिभुज, और उसका कोई भी एक यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब उसका कर्ण क्या हो, कर्ण क्या हो समान हो, कर्ण क्या हो समान हो, एक 90 डिग्री एक 90 डिग्री और उसका कर्ण क्या है समान है, और कोई एक साइड बराबर हो, मान के चलो ये साइड बराबर है, तो 100% अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका सर्वांग सम। तो एक राइट एंगल और उसका कर्ण और उसकी भुजा जब बराबर हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि एक तो राइट एंगल है, उसकी एक भुजा और कर्ण के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्ण भी बराबर है, तब जाके आप राइट हैंड साइड लोगे। स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि ये भुजा बराबर है, कर्ण बराबर है करके बताएगा तब राइट हैंड साइड। स्पष्ट रूप से ये बताया है कि 2 एंगल और एक साइड बराबर है कोई भी, तब ये लोगे। स्पष्ट रूप से बताया है कि 2 एंगल के बीच की भुजा बराबर है और दोनों एंगल समान है, तब ये से क्या होगा वो सर्वांग सम। तीनों भुजा बराबर है बोला, तब ये वाला से सर्वांग सम आप लोगे। तो इस हिसाब से अब देखो और बताइए कि कौन से वाले नियम से सर्वांग सम बनेगा। ऊपर का त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर और एस आर क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर और एस आर क्यू। पी और एस एक क्या है रेखाखंड, क्यू आर के एक ही ओर इस प्रकार है कि पी और एस रेखाखंड क्यू आर, रेखाखंड क्यू आर। चलो बनाओ, इसको प्लॉट कैसे करोगे, प्लॉट करो जो बोल रहा है ना,
दो बिंदु लेना है P और S, बिंदु P और S, रेखाखंड क्या खींचो, QR, QR एक रेखाखंड खींचो। QR के एक ही तरफ दो बिंदु है, एक ही तरफ मतलब ऊपर या नीचे में, ऊपर ले लो। P और S इस प्रकार बिंदु है रेखाखंड QR के एक तरफ की PQR बनना चाहिए आपका 90 डिग्री। अब वहां से कोण बनाइए, बिंदु P से Q पर कोण बनाइए, PQR क्या हो जाएगा 90 डिग्री और कोण SRQ हो जाएगा 90 डिग्री। और उसमें दिया है PQ इज इक्वल टू SR, तो सही कथन चुनिए। इतना तो समझ आ गया है कि सर्वांग सम बन रहा है, लेकिन कौन से नियम से उसको सर्वांग सम कहा जाएगा ये आपका प्रश्न है। हाल चाल, सबसे पहले देखो ऑप्शन ए। चलिए रेखाखंड क्या लेना है QR, तो मेरे रेखाखंड क्या ले लिया, रेखाखंड क्या ले लिया QR, यहां तक क्लियर। रेखाखंड क्या ले लिया QR, बिंदु S, बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर, एक ही ओर बोला तो P और S इस प्रकार है कि वो एक ही ओर है, एक ही ओर है, एक ही ओर मतलब इधर ही होगा, इधर ही कहीं होगा। हमको क्या बनाना है PQR 90 डिग्री, PQR 90 डिग्री, तो P से Q तक हमको 90 डिग्री मतलब P को मुझे इसके ऊपर में ही रखना पड़ेगा, इधर रखूंगा तो ये गड़बड़ होगा, अर्थात यहाँ ऊपर में ही होगा तब तो 90 डिग्री बनेगा। PQR क्या है 90 डिग्री है, और क्या बोलता है SRQ, SRQ भी क्या है 90 डिग्री, तो इस प्रकार से रखना पड़ेगा कि यहाँ 90 डिग्री बने, तो इसको भी इसके ऊपर में ही रखना पड़ेगा, इधर उधर रखोगे तो 90 डिग्री नहीं बनेगा। याद है क्लियर। आगे क्या बोला PQ एंड SR बराबर है, PQ और SR बराबर है, PQ और SR बराबर है, PQ और SR बराबर है, अर्थात यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी क्या है समान है। इतना दिया है क्वेश्चन में। अब आपको त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज कौन सा बनाना है, त्रिभुज बनाना है PQR, त्रिभुज क्या बनाना है PQR, तो PQR एक क्या बनाया मैंने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना PQR एक त्रिभुज बना, और क्या बनाना है मुझको त्रिभुज SRQ, त्रिभुज SRQ बनाओ SRQ, ये भी एक क्या बना त्रिभुज, ये भी एक क्या बना त्रिभुज। अब देखोगे ना तो यहाँ सर्वांग समता का नियम फॉलो करेगा, क्यों सर क्यों करेगा, क्योंकि देखो ये भुजा बराबर है, ये भुजा तो दोनों त्रिभुज के लिए बराबर ही है, उभयनिष्ठा है। जब ये दोनों भुजा बराबर है लंब और आधार, तो इसका जो कर्ण आएगा लंब और आधार का कर्ण ये भी क्या होगा बराबर होगा, होगा यहाँ तक। मतलब ये जो त्रिभुज है सेम टू सेम दूसरा वाला त्रिभुज है, इसके सभी अंग समान है, सभी अंग क्या है समान। अब सभी अंग समान तो है, लेकिन कौन से नियम से ये प्रूफ्ड है कि सर्वांग सम है, तो मैंने अभी बताया स्पष्ट रूप से अगर तीनों भुजा बराबर बताता तब ये एस 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 होता, स्पष्ट रूप से तीनों भुजा को बराबर बोला ही नहीं है, केवल कौन सा भुजा बराबर बोला है PQ और SR को, PQ और SR को बराबर बोला है, मतलब ये वाले भुजा को बराबर कहा है उसने। क्लियर है स्पष्ट रूप से। अब देखो यहाँ अब यही तो पकड़ना है कि आपने क्या लिया है RHS, क्या इसने हाइपोटेनियस के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। जब तक स्पष्ट रूप से कर्ण बराबर है नहीं बोलेगा, कर्ण बराबर है बताया नहीं, कर्ण बराबर है बताया नहीं, कर्ण बराबर है बताया नहीं, इसलिए ये गलत है, RHS नहीं है, RHS नहीं है, ये तो हमारा निष्कर्ष था, ये तो हमारा निष्कर्ष था, उसने थोड़ा ना बताया था। अगर मैं बनाऊं तो ये डॉट डॉट है, त्रिभुज बनने से पहले, त्रिभुज बनने से पहले ये नियम लागू होता है। यहां मैं ये नहीं किया था कि मैंने ये मतलब ये किया था ना कर्ण कोण 90 और 90, फिर एक भुजा, उसके बाद मैंने क्या खींचा था कर्ण, तब ये सर्वांग समता का नियम फॉलो कर रहा है। आपने उल्टा किया है, यहाँ आपने उल्टा किया है, क्या किया है आपने उल्टा क्या किया है 90 डिग्री खींचा, 90 डिग्री, उसके बाद एक भुजा खींचा, ये एक भुजा खींचा 90 डिग्री खींचा, एक भुजा खींचा 90 डिग्री खींचा, एक भुजा खींचा, उसके बाद दूसरा भुजा खींचा, मतलब एक साइड खींचा फिर एंगल खींचा फिर साइड खींचा, एक साइड खींचा एंगल खींचा, पहले वाला साइड खींचे थे, साइड खींचा एंगल खींचा साइड खींचा, साइड खींचा एंगल खींचा और साइड खींचा, साइड एंगल साइड खोजो। RHS तो गलत हो गया, साइड एंगल साइड, अब खोजो इसमें साइड एंगल साइड, PQR है PQR है, टेंशन नहीं है, SQR लिखा है और SRQ लिखा है। SQR क्या, यहाँ Q और यहाँ R है, Q और R है, यहाँ क्या है PQR, देखो PQR में Q क्या है 90 डिग्री है,
क्यू क्या है 90 डिग्री, तो इधर आर क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसमें क्यू 90 डिग्री दे दिया है ना। क्यू का संगत क्या है, क्यू का संगत क्या है, क्यू का संगत है आर, क्यू का संगत आर है, क्यू का संगत यहाँ क्या दिया है क्यू दे दिया है, गलत है सर, क्यू का संगत क्यू हो ही नहीं सकता, क्यू का संगत होगा आर, इसलिए बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या था डी था। आ रहा समझ में, कोण क्यू का संगत, कोण क्यू का संगत, क्योंकि संगत कोण क्या होना चाहिए समान, संगत कोण क्या आएगा कोण आर आएगा, और वही है आपका 90 डिग्री। मतलब सोच सकते हो किस लेवल का प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, पूरा दिमाग खोला होगा इसने। ये कैसे अप्लाई करना है आप समझ आ गया, जब तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया है भाई, ये तो बाद में आप बना रहे हो ना, बनाने का नियम क्या बोलता है कि मैं भुजा खींचा भुजा खींचा भुजा खींचा भुजा खींचा भुजा खींचा भुजा, अगर भुजा 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 दिया तब कहां से बना सर्वांग समता भुजा भुजा से, और आपको दिया एक साइड खींचो तो मैंने साइड खींच दिया, एक साइड खींचा था यहाँ पहले तो वही खींचा था रेखाखंड, एक साइड खींचा उसके बाद क्या खींचो बोला एंगल, एंगल खींचा तो एक साइड खींचा, एक साइड खींचा उसके बाद एक एंगल खींचा, एंगल खींचा, एंगल को क्या रखना है समान, साइड को भी क्या रखेंगे समान, फिर से एक साइड खींचा तो फिर से एक साइड खींचा, मतलब ये साइड, तो कौन से नियम से फॉलो हुआ है, पहले साइड साइड खींचा फिर एंगल एंगल खींचा फिर साइड साइड। अब ये 100% क्या बनेगा सर्वांग सम, इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये भुजा को मैं लेके बता दूंगा कि ये सर्वांग समता का नियम फॉलो कर रहा है, आपने ऐसे ही किया है कि राइट हैंड साइड को पहले ले लिया, कि आपने कर्ण को लेकर बताया था कि ये क्या है सर्वांग सम है, जबकि कर्ण के बारे में आपको पता ही नहीं है, कर्ण तो बाद में आएगा, सर्वांग सम का नियम पहले कौन सा आया साइड एंगल साइड आया। आ रहा है समझ में, तो हर राइट हैंड साइड वाला दिखने वाला समकोण त्रिभुज हर बार ऐसा नहीं है कि वो राइट हैंड साइड नियम से ही बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जानकारी दी गई है, अगर ये साइड एंगल साइड की जानकारी दी गई है तो कौन से नियम से बनेगा सास से ही बनेगा, चाहे राइट हैंड बहु से नहीं बनेगा, तो यहाँ चाय बनाने वाली है सास। आ रहा है समझ में, अभी सास नहीं बने हो ना तुम, बाद में समझिए। चलिए लगाइए नियम, एकदम सरल नियम लगेगा, सर्वांग सम देखते ही दो त्रिभुज बनेगा और पूरा कॉपी पेस्ट होगा, उसकी भुजा भी बराबर करो उसका कोण भी बराबर करो, तो जो भी दिया है सबका मान आपको इनडायरेक्टली दिया है। सर्वांग समता का मतलब है बराबर, सर्वांग समता का मतलब है बराबर, जो भी दिया है आपके सामने में है, कि यहाँ पी क्यू आर बना रहे हो, यहाँ अगर आपने पी क्यू आर बनाना इसी का वो कॉपी पेस्ट होगा, अर्थात उसके कोण से लेकर हर चीज बराबर होंगे संगत वाले, MON मोन, तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, बराबर करो आंसर निकालो, खटाक से निकलने वाला है आंसर, पक्षांतर बस करना है। कोण पी क्यू का मान दिया है, कोण क्यू का मान दिया है 82, कोण क्यू का मान क्या दिया है 82, अर्थात कोण ओ भी क्या है 82 है। क्यू आर पी मतलब आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 47, अर्थात एन का मान भी क्या है 47 है। कोण आर पी क्यू, पी का मान क्या दिया है 51, पी का मान दिया है 51, क्यू पी का मान 51 दिया है, एम का मान भी क्या है 51, इतना सरल। आगे क्या बोला MON, MON क्या है 5y-8, MON खोजो, यही है, अरे यही है, इसी का मान तो दिया है, MON का मान दिया है, MON का मान दिया है 5y-8, और इसी का मान हमारे सर्वांग समता के नियम से क्या आ गया है 82, इतना सरल है। बताओ ये मान दो ठुन टकराएगा और दो मान टकराया वही उसका मान है, कि 82 ही क्या था MON था, अर्थात 82 ही था 5y-8, यहां से मिल गया y तो निकालना है, क्या निकालना है x + y, y यहां से निकला 8 उधर जाके जुड़ेगा क्या बन जाएगा 90, तो ये 5y, y का मान आ गया 18, 18 पंचे 90, सरल है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है QR क्या है 24, QR कहाँ है भैया, QR ये है, अगर ये 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा 24, क्यों, क्योंकि सर्वांग समता में संगत भुजा हमेशा इक्वल टू होगा, अनुपात होगा क्या समान अनुपात नहीं, सीधा बराबर करोगे, समरूपता में ये नहीं कर सकते, समरूपता में केवल कोण को बराबर कर सकते, अगर ये 24 होता तो 100% 24 है करके बोलना गलत होता,
अनुपात भले सेम कर देते कि क्यू आर बटा कुछ लिखते, उसमें आप लिख सकते थे अनुपात में, लेकिन 24 बराबर 24 लिखा है, केवल कब फॉलो होगा, सर्वांग समता में। और ओ एन का मान क्या दिया है, 3x प्लस वाई, कहाँ है ओ एन, यही तो है, अर्थात इसका मान क्या है 24। तो ओ एन इज इक्वल टू 24 है, और इसी ओ एन का मान कितना दिया है 3x प्लस वाई बराबर क्या है 24। वाई का मान पता है क्या 18, तो 3x प्लस क्या रख दिया 18, और ये 24, 24 में 18 गया 6, तो ये बन गया आपका 6, x का मान आ गया 3 दूने 6। हमको क्या पूछा था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब हो गया 18 प्लस 2, ये आपका आंसर। अब बताओ सब बने बने, आरुख सरल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही समरूप बोला तो समरूप के नियम घूमना चाहिए आपके माइंड में, सर्वांग सम बोला तो सर्वांग सम का नियम घूमना चाहिए तो बनेगा, और सर्वांग सम बोलते नहीं घूम रहा है नियम, मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, तो क्वेश्चन क्यों बनेगा भाई, नहीं बन सकता। जैसे क्या बोला सर्वांग सम का नियम घूमना चाहिए कि ए बी सी की वह भुजा ज्ञात कीजिए जो पी क्यू के संगत है, तो पी क्यू के संगत है, पी क्यू के संगत, पी क्यू के संगत, पी क्यू के संगत क्या आएगा, बीसी आएगा। पी क्यू किसके बराबर होगा, बीसी के, एकदम सरल, क्लियर। और जो जल्दबाजी में इसको पी क्यू आर समझा वो गया, पी क्यू आर समझाओ, पी क्यू के बराबर क्या करके आएगा, ए बी करके आएगा। इसलिए ध्यान रखना है, मैं हर बार बोला हूं जहां फॉलो हो रहा है आपका सर्वांग सम या समरूपता, वहीं से आप संगत भुजा निकालोगे। पी क्यू बोला तो ये पी क्यू है, और सर्वांग सम मतलब पी क्यू के बराबर क्या होगा, बी सी होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी। आरुख सरल 2 सेकंड का सवाल था, किसको डाउट है बताइए। जैसे सर्वांग सम बोले सर्व अंग समान कर देना है, ए बी बराबर आर पी, बी सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर आर बनेगा। कोण ए का मान क्या है, कोण आर है, कोण बी का मान क्या है, कोण पी है, कोण सी का मान क्या है, आरुख सरल बनेगा। त्रिभुज एबीसी डी एफ में सांस लगाना है, लगा दो सांस। सांस सर्वांग समता के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि 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 आपको क्या करना है देख लो भैया, पहले एबीसी बना लो, और सांस के अधीन उसको क्या करना है सर्वांग सम, तो कौन सा रूल और फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके एबीसी एबीसी और डी ई एफ को आप क्या करोगे सर्वांग सम करना है। तो कौन कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, तो सांस मतलब साइड एंगल साइड बराबर करना पड़ेगा, साइड और साइड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए समान, और वहां एक एंगल दे के रखा है तो एक साइड को बराबर करना पड़ेगा। साइड एंगल साइड का एक तो साइड दिया है, एक तो एंगल दिया है, मतलब तीसरा वाला इसके साइड वाला एंगल का साइड वाला साइड होगा, क्लियर है बनेगा। चलो ए बी और एफ डी किधर है खोजो, इसमें ए बी और एफ डी कहाँ है, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, गलत लिख दिया मैंने, क्यों गलत लिखा, ए बी के बराबर क्या होना चाहिए, ए बी के बराबर क्या होना चाहिए एफ डी, ए बी के बराबर एफ डी, तो मैं इसको क्या करूंगा एफ और डी करूंगा, इसको क्या करूंगा एफ और डी, और एफ और डी के बाद जो बचता है वो क्या बचता है ई बचता है। अब सही है, अब सही है। तो यहां देखो ए बी का संगत क्या बोला है एफ डी, तो ए बी इज इक्वल टू एफ डी, अब सही है। इसके बाद क्या बोला कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, फिर गलत कर दिया क्योंकि ए के साइड में डी रखना था तो इसको डी रखना पड़ेगा मुझको, और इसको क्या रखना पड़ेगा एफ। अब सही है कि एफ डी इज इक्वल टू ए बी एंड कोण ए इज इक्वल टू, समझ आ रहा है। अब मुझे कौन सा लगाना है सांस लगाना है, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, ये वाला भुजा को मुझको बराबर करना पड़ेगा, ये वाला भुजा को मुझको बराबर करना पड़ेगा, तब जाके आप साइड एंगल साइड से दोनों को क्या बना पाओगे सर्वांग सम बना पाओगे, मतलब ए सी इज इक्वल टू डी ई रखना पड़ेगा, तब जाके ये सर्वांग सम बनेगा। ए सी इज इक्वल टू डी ई कहाँ है भैया, ऑप्शन डी। कैसे अप्लाई कर रहा हूं समझ आ रहा है, बस ध्यान रखना है आपको, जो बोला रहा है ये बोल रहा है ना वो फॉलो होना चाहिए। गलत कर रहे हो तो सुधार सकते हो, क्या दिक्कत है, मैंने गलत ही लिखा था जानबूझकर, क्यों, क्योंकि आपको समझ आए, क्योंकि आप गलत लिख दिए, एक बार में सही लिख दिया तो किस्मत, लेकिन नहीं हो रहा है तो आपके हाथ में पेन है और आपका ही पेपर है, काटो और फिर से लिखो उसको, क्लियर है। सही से मैच होना चाहिए कि ए बी और एफ डी मैच होना चाहिए, ए बी और एफ डी। अब नीचे में क्या लिखा था एफ डी, लेकिन ए के साथ डी मैच होना चाहिए, ए के साथ डी मैच होना चाहिए, तो फिर मैंने चेंज किया, ठीक है, तब जाके सही आएगा आंसर। हाँ ले भैया।
सर्वांग सम है, एकदम सरल क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन। ऐसा वाला हमने समरूपता में भी किया था। सर्वांग सम है, यहीं से देख के बता सकते हो आप। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है क्या, कोण ए इज इक्वल टू कोण एफ, और कोण बी का मान दिया है, कोण बी का मान दिया है, मतलब कोण बी इज इक्वल टू कोण डी। कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, और कितना है 52। ठीक है, तो कोण डी, अब यहाँ 33 दिया है, और दिया है क्या, कहाँ यादव दिए है, तो यहाँ कोण बी है 52, कोण ए है 95। तो आप आराम से निकाल सकते हो। ज्यादा अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर लेना है, खटाक से तुरंत बना लेना है। 5 सेकंड का सवाल है। ए बी सी, और कौन सा, ए बी सी में एफ डी ई बनेगा ऐसे। अब क्या क्या मान दिया देखो, कोण बी का मान 52, ये 52 है तो ये भी क्या है 52 है। कोण ए क्या है 95, ये 95 है तो ये भी क्या है 95। बचा क्या देखो, क्या बचा 35, 35, 33 बचेगा। 180 में घटाएंगे तो ये मिल गया हमको। देख लो यार क्या पूछा, कोण एफ, कोण एफ 33 है क्या, देखो कोण एफ 33 है, नहीं है। कोण ई 33 है, हो सकता है। कोण ई 33 हो सकता है। कोण डी 33, कोण डी 33 नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन डिलीट। अब इसमें देखो डी एफ और डी, भुजा दिया है क्या इधर, ए बी अर्थात। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है। हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही को करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा। A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभी एमसीक्यू लगाना पड़ेगा, और वो एमसीक्यू कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने एमसीक्यू का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सीजीपीएससी में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं, एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है
समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना, सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।